लोगों के मन में ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम करता है, मतलब हो सकता है हमारा जो रोग है वो और बढ़ जाए जब तक आयुर्वेद इसको ठीक करने की कोशिश करे। कहीं ना कहीं इसलिए एलोपैथिक में जाते हैं। तो जब मेरे पास पेशेंट आता है, अगर आप आधे विश्वास के साथ आए हो तो आपको आयुर्वेद असर नहीं करेगा। एक डिटर्जेंट की लाइन है ना, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। दूध में हमने पत्ती और चीनी मिला के हम जो ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए विनाशकारी है। कॉफ़ी का प्रयोग जो है वो हमारे देश के लिए नहीं बना है। तो आज की डेट में जो यूटेंसिल्स बन रहे हैं तो किस में खाना चाहिए व्यक्ति को आपके हिसाब से? पहले दिन से मोटापा कम होने लग जाएगा अगर कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे फॉलो कर ली जाए तो। दूध में मिलावट हो सकती है, घी में मिलावट हो सकती है, रोटी में, आटे में, चावल में, जो सोचो मिलावट हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मिलावट हो ही नहीं सकती और वो किडनी के लिए अमृत है, वो है। मैक्सिमम लोग तो आजकल जैसे डायबिटीज़ हो रही है, लोगों को बीपी हो रहा है और दवा खा ही रहे हैं, तो आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है। आजकल बहुत सारे यंग केसेस आते हैं, वो जिम में जाते हैं और वो प्रोटीन के डब्बे खाते हैं और डब्बों में प्रोटीन के साथ साथ, लेकिन लंबे समय उसको लेने पे किडनी को नुकसान पहुंचता है और किडनी जो है वो डैमेज होने लग जाती है। मुझे लगता है जितने भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका सबको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से ठान लिया है कि जो देश की आबादी है उसमें से बहुत से लोगों को यमराज के पास पहुंचाना है। घर के लिए कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी बताएं जिससे वो मतलब अपनी किडनी को हेल्दी रख सके और इसको अच्छे से डिटॉक्स कर सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ मिस्टिक इनसाइट्स पॉडकास्ट शो बाय वैदिक बॉक्स में। हम हर हफ्ते आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ और सोशल टॉपिक्स पर पॉडकास्ट लेकर आते हैं और आपसे यही चाहेंगे कि पॉडकास्ट को सुनने के साथ साथ आप पार्टिसिपेट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सजेशन हो आपका तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ज़रूरी बात और, वैदिक बॉक्स ने अपना ऐप लॉन्च कर दिया है जहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ से रिलेटेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। सो टू चेंज योर लाइफ, डाउनलोड आवर ऐप वैदिक बॉक्स फ्रॉम प्ले स्टोर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मिस्टिक इनसाइट्स में। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको थैंक्स कहना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए, जिससे वो अपनी लाइफ में हेल्थ को लेके अवेयर हो सकें और कहना चाहिए कि एक हेल्दी लाइफ कैसे अचीव करना है तो उसके डूज एंड डोंट्स भी उनको पता चल सके। तो आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। प्लेजर इज ऑल माइन जी। अच्छा सर, एक्चुअली क्या है कि जैसा कि आप ऑलरेडी किडनी स्पेशलिस्ट हैं और आपका पूरा ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा होता है, तो आज मैंने पूरा पॉडकास्ट कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है कि इसमें क्वेश्चंस ऐसे हैं कि हमारे व्यूअर्स को अगर किसी भी तरह के सिम्टम्स, प्रॉब्लम किडनी रिलेटेड या समथिंग कुछ बॉडी इश्यूज़ है तो या तो उनको सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाएगा या इवन डायरेक्शन तो मिल ही जाएगी कि किस दिशा में आगे जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, है ना? जी जी। सबसे पहले तो ये आपसे पूछूंगा मैं कि आयुर्वेद पे अपन आते हैं, तो आयुर्वेद मुझे ये बताइए कि नो डाउट आज की डेट में हमारा भारत फिर से एक बार आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा है। बीच में तो मतलब लोग काफ़ी इस चीज़ से विमुख हो गए थे, दूर जा रहे थे, लेकिन हाँ अवेयरनेस आई है। लेकिन क्या इसकी इम्पोर्टेंस भारत के सिवा और भी देशों में इतनी ही है या क्या? देखिए, आयुर्वेद जो है वो बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो आज की डेट में बहुत सारे पेशेंट्स हमारे इंडिया के बाहर के हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। वो यूएस से भी हैं, यूरोप से भी हैं, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट कंट्रीज से भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो ये तो बहुत तेजी से रिवाइव कर रहा है। बट होता क्या है, स्वामी विवेकानंद जी को भी तभी पहचान मिली थी जब उनको अमेरिका में पहचान। हम क्या करते हैं, हमारी संस्कृति को भूल के हम वहाँ पे पहले जाते हैं, फिर वहाँ से हमें बताया जाता है कि ये अच्छा है जी, तब हम उसको फॉलो करने लग जाते हैं। सही बात। आज की डेट में अमेरिका लगा हुआ है हमारी हल्दी को पेटेंट कराने, और जिस दिन वो पेटेंट हो गई तो हल्दी इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हुई, क्योंकि अमेरिका ने समझ लिया इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सही। वो एंटीबायोटिक भी है जो हमारे घर में है, वो एंटी इन्फेक्शन भी, इन्फेक्शंस का भी काम करती है, और दुनिया भर के फायदे जो हल्दी के हैं वो हम कितने टाइम से उसको यूज़ करते आ रहे हैं, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे थे। लेकिन जब वहाँ से पता चलता है जी, यहाँ से जब गोरा आके कहता है आयुर्वेद इज़ द बेस्ट,
तो फिर यहाँ के लोग भी कहते हैं हाँ जी। जैसे योगा का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। सही बात। एक आंकड़ों के हिसाब से 5,000 योगा टीचर जो है वो इंडिया से हर साल यूके में जाते हैं, बाकी कंट्रीज में अलग। तो इतने बड़े स्केल पे योगा जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है बड़ा है। और अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो भारत को सॉफ्ट पावर बनना होगा। सॉफ्ट पावर में आयुर्वेद अपनाना होगा लोगों को, और आयुर्वेद को आगे बढ़ के विश्व तक ले जाना होगा। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रास्ता और बहुत बढ़िया तरीका है कि हम आयुर्वेद को अपनाएं। अगर चाइना में जाते हैं ना तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, वो एलोपैथी में नहीं जाते। पहले उनको कोई बीमारी होती है वो चाइनीज ट्रीटमेंट लेते हैं। अच्छा जी। हमारे यहाँ पे कोई बीमारी होती है तो पहले हम एलोपैथी में जाते हैं। वो क्या करते हैं, पहले चाइनीज ट्रीटमेंट लेते हैं, फिर जब वो नहीं ठीक होता, नहीं कुछ समझ आता, नहीं इलाज होता, तो फिर वो केमिकल वाली दवाइयों पे जाते हैं। हमारे यहाँ पे पहले केमिकल वाली दवाइयों पे जाते हैं, नहीं ठीक होता, नहीं होता, तो फिर वो आते हैं आयुर्वेदिक अपने ट्रीटमेंट के जी। लेकिन अगर उसको उल्टा कर दे, बहुत सी बार पेशेंट हमारे पास आते हैं 15 दिन 10 दिन बच्चे होते हैं, उनके पास मरणासन स्थिति में होते हैं, कहते हैं जी डॉक्टर साहब क्या हो सकता। अब अगर इस स्टेज पे आप आ रहे हो जब डॉक्टर ने आपको बिल्कुल बोल दिया आप कुछ नहीं हो सकता तेरा, अब तू जात देख ले जो करना है, तब आके पेशेंट आयुर्वेद की शरण में आते हैं बहुत सी बार। और वही जो है वो काफी देर हो चुकी होती है उस समय तक। लेकिन अगर सही समय पर सही इलाज किया जाए तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं, चाहे वो कोई भी समस्या हो। अगर समय सही हो, सही समय पे पेशेंट आ जाए तो रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द हो, अस्थमा हो। हम आयुर्वेद से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि चाइनीज पहले अपनी मतलब मेडिसिन को फॉलो करते हैं फिर जाके एलोपैथिक में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो आपने बताया कि यहाँ पे लोग आयुर्वेद की तरफ पहले नहीं जाते, तो लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि लोगों के मन में ये है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस में काम करता है, ये जल्दी मतलब हो सकता है हमारा जो रोग है वो और बढ़ जाए जब तक आयुर्वेद इसको ठीक करने की कोशिश करे, कहीं ना कहीं इसलिए एलोपैथिक में जाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि लोगों के मन में धारणा है कि आयुर्वेद जो है वो स्लो काम करता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मुझे एक आप बीमारी का नाम बता दो जो आपकी केमिकल वाली दवाइयों से ठीक होती हो। क्या बीपी ठीक होता है केमिकल दवाइयों से? कंट्रोल होता है। क्या शुगर ठीक होती है केमिकल दवाइयों से? क्या थायराइड ठीक होता है केमिकल दवाइयों से? या क्या कोई और आप XYZ जो बीमारी का दिमाग में ध्यान आ रहा हो वो सोच लो, लिवर की हो, किडनी की हो, हार्ट की हो, स्किन की हो, या कोई ऐसी दवा जो ठीक होती हो, जो आपकी बीमारी कंट्रोल हो रही है जी, कंट्रोल हो जाती है बीमारी और दवाइयाँ चलती रहती है, मेंटेन होती रहती है बीमारी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो फिर धीरे धीरे करके डोजेज बढ़ाई जाती है। शुगर का पेशेंट है, उसका पेशेंट का पता चलेगा कि शुगर जो है उसको पहले जो थी वो दवाई चल रही थी उसकी 1 गोली, फिर 2 गोली, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। फिर 1-2 साल बाद पता चलता है इंसुलिन शुरू हो गया। फिर इंसुलिन 1 बार ले रहे थे, फिर 2 बार आ गया, फिर 3 बार आ गया, फिर साल 2 साल 3 साल ऐसे चलता है। फिर धीरे धीरे पता चलता है किडनी में इफेक्ट आ गया, या लीवर में आ गया, ब्रेन में आ गया, हार्ट में आ गया। ये रेगुलर प्रक्रिया है। स्लो और फास्ट की बात तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं जब एक चीज आपकी मेंटेन हो रही है। अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, अगर कोई इस तरह की दिक्कत है जहाँ पे पेशेंट को बिल्कुल अर्जेंट और इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए तो अलग बात है, लेकिन बॉडी को मेंटेन कर लिया अब आपने, लेकिन आपकी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हुई। समझ गए। बीपी को जड़ से ठीक करना है, शुगर को जड़ से ठीक करना है, अगर लिवर को जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेद में जड़ से इलाज होता है। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, इसमें जड़ से इलाज होता है, जबकि एलोपैथिक वाले कहते हैं कि इसका तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एक बार दवा चालू हुई तो फिर तो आपको लाइफ टाइम खाना है। जैसे डायबिटीज़ की हो गई, बीपी की हो गई, ये चीज़ें। लेकिन आप जिस तरह से बता रहे हैं तो ठीक है, नो डाउट। मैं भी मतलब मैंने भी मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड शास्त्र पढ़े हैं और मैं हिंदुज़म की बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मुझे इसकी ताकत पता है। लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि व्यूअर्स के लिए आप ये ज़रूर बताएं कि आयुर्वेद की स्ट्रेंथ क्या है और लिमिटेशन क्या है, ये आप बताएं। आपने बहुत अच्छी बात कही, हिंदुज़म की बात करी आपने, तो मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद ये सिर्फ पूरी दुनिया की एक ऐसी पैथी है जो एक धार्मिक ग्रंथ से जुड़ा। अथर्ववेद का उपवेद बताया गया है आयुर्वेद में। दुनिया में 100 से अधिक पैथी हैं, 100 से अधिक पैथी, लेकिन आयुर्वेद एक पैथी है जो कहती है कि अब बीमारी ना पड़ो। बाकी पैथी कहती है आप बीमार हो गए, आप आओ हम ट्रीटमेंट करेंगे जी। लेकिन अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हो, लेकिन अगर आप
जैसे आयुर्वेद में बताया गया है सब चीजें उस तरीके से आहार विहार दिनचर्या परिचर्या सब चीजें उसी प्रकार रखते हैं तो अब बीमार ही नहीं पड़ते। पहले के जमाने में बीमारियां ही कम होती थी। 500-700 साल पहले बीमारियां बहुत कम होती थी। चरक सुश्रुत के काल में चले जाए तो वो कहते सोचना पड़ेगा बीमारियां क्या होती। आज हर 10 में से 9 बंदे बीमार है। कलयुग के समय में कोई ना कोई गोली हर बंदा खा रहा है। तो ऐसा क्या हुआ कि हम वहां से लेके यहाँ तक आ गए कि वहां हम स्वस्थ थे, वहां हम शतायु थे, वहां हम 100 वर्ष के ऊपर भी जिया करते थे हमारे पूर्वज। और आज भारत में एवरेज एज जो है वो 60 वर्ष 65 वर्ष हो गई है। किसी को हार्ट की समस्या, किसी को लीवर की समस्या, किसी को किडनी की समस्या। तो ये सारी जड़ जो है वो यही है कि हमने आयुर्वेद का पालन कम कर दिया। आयुर्वेद जैसे हिंदुइज्म जो है वो एक जीवन जीने का तरीका भी है। आयुर्वेद उसका जीवन जीने का तरीका ऐसे है कि वो बीमार ना पड़ो आप। बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो। तो अगर आप आयुर्वेद को फॉलो कर लोगे तो आपको गोली खाने नहीं जाना पड़ेगा। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता। तो जब मेरे पास पेशेंट आता है, अगर आप आधे विश्वास के साथ आए हो तो आपको आयुर्वेद असर नहीं करेगा। एक डिटर्जेंट की लाइन है ना, वो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। लेकिन यहाँ उल्टा है, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। जब आप पत्थर की पूजा करते तभी वो मूर्ति बनती है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। भैया अच्छा, जैसे हेल्दी लाइफ के लिए कहा जाता है कि व्यक्ति को अपने मतलब फैट पे बहुत ध्यान देना चाहिए, है ना। सबसे ज़्यादा बीमारी पेट से ही होती है। और हमारे यहाँ एक बल्कि रिपोर्ट में इवन डीएनए में भी एक बार कवर किया था सुधीर चौधरी जी ने रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ मोटापे को बीमारी नहीं मानते, वो मतलब है बस सिंपल। तो क्या आपका ये जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट रहता है आप लोगों को मतलब फैट लॉस के लिए भी देते हैं ट्रीटमेंट? मतलब हुआ है फ़ायदा लोगों के फैट लॉस में? देखिए बिल्कुल होता है। आयुर्वेद में मोटापे का, ओबेसिटी का प्रॉपर बताया गया है किस किस तरीके से है। और कुछ चीज़ें अगर हम डेली लाइफ में फॉलो कर लें तो मोटापा होगा नहीं। पहले दिन से चर्बी कम होने लग जाएगी। पहले दिन से मोटापा कम होने लग जाएगा अगर कुछ चीज़ें डेली बेसिस पे फॉलो कर ली जाए। जैसे सर, खाने को जब भी खाए, खाने को चबा के खाएं, पानी की तरह उसको ले, खाने को पिए और इस तरीके से उसको बिल्कुल अच्छे से चबा के हम खाएं। नंबर 1। नंबर 2 क्या करें, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मुंह में एक सलाइवरी एमाइलेज करके एंजाइम होता है। वो एमाइलेज हमारे खाने में मिलता है और वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, जो हमारी खाने से एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी को, सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करता है। जितना हो सके उसको मिक्स करके, मतलब आराम से खाना खाएं, जितना हो सके सलाइवा उसमें मिक्स होके जाए। थूक जो है हमारी ये बड़ी पावरफुल है, इसमें लाइसोसोम्स या दुनिया भर के इसमें बताए गए हैं जो फायदा करते हैं, वो साथ में जाए उसके। ओके। तीसरा आपने बड़ा सुना होगा आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रचलन है। आयुर्वेद में 5000 साल पहले बताया गया था कि आपको सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाना, सूर्योदय से पहले कुछ नहीं खाना। एक प्रकार की फास्टिंग ही है। आप 9 बजे से लेके 6 बजे के बीच में अगर विंडो बना रहे हैं तो आप 9 घंटे ही खाना खा रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चौथा, वेट लॉस अगर करना है तो आपको चीनी का प्रयोग, वाइट पॉइजन जिसको कहा जाता है, कोकेन के बाद दूसरी सबसे भयानक चीज़ है जिसकी एडिक्शन लग जाती है, उसको कम करना पड़ेगा। डेवलप्ड कंट्रीज में कट शुगर कैंपेन चल रहा है। ओके। हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो मोटा होता है वहाँ पे। हम चीनी में डूबे पड़े हैं। चाय हो, छाछ हो, लस्सी हो, मिठाइयाँ हो, फिजी ड्रिंक हो, और दुनिया भर के कई जगहों तो दालों में चीनी यूज होती है। मैं कहीं जाता हूँ तो देखता हूँ। तो चीनी में हम डूबे पड़े हैं। चीनी जो है वो जहर है। सल्फर का प्रयोग होता है चीनी को साफ करने में। चीनी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए हो और हमें फायदा कर रही हो। हमारी बॉडी को लगभग 19 से 20 पोषक तत्व चाहिए होते हैं, विटामिन, मिनरल्स, फास्फोरस, कैल्शियम। इसमें ऐसा चीनी में कुछ भी नहीं है। चीनी हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं करता था पहले। अंग्रेज आए तब चीनी आई। हम लोग गुड़ या शक्कर का यूज करते थे या खांड का यूज करते थे।
अंग्रेज आए, चीनी नहीं कोई यूज कर रहा था, उन्हें फ्री में बांटी, आप चीनी लो। और जब हमारे यहाँ पे क्या तो फ्री में तो कोई जहर भी मिल जाए तो लोग लेना लग जाते हैं। तो वही उन्होंने इसी कमजोरी का फायदा उठाया, चीनी पहले फ्री में बांटी गई और धीरे धीरे करके हम लोगों को चीनी की आदत लग गई। तो चीनी का प्रयोग हमें कम से कम करना है। ओके। उसके साथ व्यायाम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वेट लॉस करना है तो व्यायाम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस बताई गई है। लगभग आधा घंटे का आप समय अपने शरीर के लिए निकालिए। शरीर निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है जीवन का। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ हैं, आपका मन स्वस्थ है, तो चौथा उससे आपका वेट लॉस में तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो आपने व्यायाम को भी अपने रूटीन के अंदर डालना है। अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो घर बैठे आपका मोटापा जो है वो कम होने लग जाएगा। साथ साथ पंचकर्मा की कुछ थेरेपीज भी होती हैं जो आयुर्वेद में वेट लॉस में हेल्प करती है, जो हमारे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल में भी होती है। नहीं तो आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से जाके उससे पूछ सकते हो पंचकर्मा में क्या क्या थेरेपीज होती हैं। बाकी जो लोग सोचते हैं खाना भी खाते रहें और 4 गोलियां भी खा लें और समोसे पकौड़े भी खा लें तो आपका वेट लॉस इस जन्म में तो कम नहीं होगा। सही। अच्छा सर, आपने जैसे भी शुगर के बारे में बताया, अब जैसे हम लोग शुगर और गुड़ में डिफरेंस बोलेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा। लेकिन जब खराब चीज़ में थोड़ा बेहतर चूज़ करना हो तो वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो देखिए, नुकसानदायक तो ये है शुगर, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल लोग बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें, और फिर ये शुगर हो गई, नमक हो गया, तो इनमें से सबसे ज़्यादा नुकसानदायक आप किसको मानते हो? दोनों जहर हैं। आप एक जहर आपको कम नुकसान दे रहा है, एक जहर जल्दी तो मार रहा है, एक तो जहर धीरे मार रहा है। जहर तो दोनों ही है। इनकी कैटेगराइजेशन अगर हम करेंगे, आपने पूछा कि सिगरेट जो है वो हमारे लंग्स के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है और ऑर्गन्स के लिए तो यही है। प्रोसेस्ड फूड आप कह रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड जो है वो सारे शरीर के लिए हमारा नुकसान देता है। सबसे ज्यादा पेट को सबसे पहले नुकसान देगा, हमारे पेट में गड़बड़ करेगा। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर देखें तो अगर पेट में प्रॉब्लम तो दुनिया भर की समस्या शुरू हो जाती है। तीसरा आपने कहा कि इसके अंदर नमक हो गया। नमक जो होता है वो तो हम बहुत ज्यादा यूज करने लग गए। पहले नमक का प्रयोग हम कम किया करते थे। आजकल हमने देखी टेबल सॉल्ट डाल दिया, एक तो हमने खाने में डाल दिया, ऊपर से हमने नमक ऊपर से और डाल दिया। तो नमक में सोडियम बढ़ता है, बॉडी में सोडियम बढ़ने के कारण वाटर रिटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है, बीपी बढ़ने के कारण दुनिया भर की समस्या होने की संभावना बनी रहती है। तो ये सारी चीजें जो है ना पॉइजन है जी, ठीक है। लेकिन आज के ज़माने में इन सबको अवॉइड करना पूरी तरीके से अगर पॉसिबल नहीं भी है तो आपको इसको बहुत लिमिट करना चाहिए जी। जितना लिमिट हो सके आप उतना लिमिट कर दीजिए। डब्बाबंद चीज़ें आपको नहीं लेनी है। जो भी चीज़ भगवान ने बनाई है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जो फैक्ट्रियों में बन के आ रही है, इंसान ने बनाई है, वो हमारे को नुकसान देने वाली है। देखिए सर, जैसे इन चीज़ों को मतलब अगर क्रम से लगाया जाए, मतलब जैसे शुगर हो गया, नमक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गई, प्रोसेस्ड फूड हो गया, तो अगर कोई व्यक्ति एक एक करके ये खराब चीज़ें बंद करना चाहे तो सबसे पहले आप किसको बोलेंगे, फिर किस चीज़ को बोलेंगे? मतलब एक उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताइए। आप शुगर बंद करा दीजिए सबसे पहले। शुगर में आपका प्रोसेस्ड फूड भी बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद हो गया ऑलमोस्ट आपका, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो, जो भी आप पैकेट चीजें खा रहे हो, आपकी शुगर है ही है उसमें। शुगर कट डाउन करना सबसे ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए। सल्फर का प्रयोग होता है जो पटाखों में यूज होता है, वही शुगर को प्योरिफिकेशन करने में यूज होता है। शुगर की मिल के बाहर कभी जाओगे ना तो आप वहां पे खड़े नहीं हो पाओगे 2 मिनट से ज्यादा, इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है शुगर। जितनी रिफाइंड है, जितनी वाइट है, उतना ज्यादा नुकसान देगी। वाइट पॉइजन है ये। अच्छा सर, लेकिन जैसे कि आयुर्वेद में हमेशा से मतलब बर्तनों पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी कि हम किस चीज़ में खा रहे हैं, मतलब क्या खा रहे हैं के साथ किस चीज़ में खा रहे हैं। जैसे कहीं बोले ब्रास में खाने का अलग है, सिल्वर गोल्ड। तो आज की डेट में जैसे जो यूटेंसिल्स बन रहे हैं तो किस में खाना चाहिए व्यक्ति को आपके हिसाब से? देखिए, सबसे बढ़िया खाना जो होता है वो होता है अर्दन पॉट्स में, मिट्टी के बर्तन में खाना सबसे बढ़िया है। उसके अंदर जो है पोषक तत्व जो है वो सारे चले जाते हैं। हमें कैल्शियम की जरूरत है, आयरन की जरूरत है, वो सारी चीजें उसके साथ हमें मिल जाती हैं अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो जी। और उसका जो खाना बनता है ना, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, टेस्ट भी अलग ही होता है। अच्छा। अगर मिट्टी के हांडी दाल होती है तो उसका टेस्ट ही अलग मिलेगा। दही को अगर मिट्टी के बर्तन में जमाया जाता है तो वो डबल बेनिफिट करती है जी। तो सबसे बढ़िया तो हुआ। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि इसमें टाइम, समय बहुत ज़्यादा लगता है, तो आयरन का भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं।
लेकिन सबसे बढ़िया है कि मिट्टी के बर्तनों का जितना प्रयोग हो सके वो हम करें। ओके। एल्यूमिनियम के बर्तन आप कह रहे हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन तो अगेन हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं करता था। एल्यूमिनियम इज अ हेवी मेटल। एल्यूमिनियम कहाँ यूज होता है? प्लेन को बनाने में यूज होता है, क्योंकि वो बहुत हाई प्रेशर झेल जाता है। प्लेन को उड़ाने के लिए, एयर का प्रेशर क्रॉस करने के लिए हैवी मेटल चाहिए, हैवी मेटल झेल जाता है वो जी। तो इस चक्कर में वहाँ पे एल्यूमिनियम का यूज होता है। लेकिन हमने क्या करा कि हमने उसको खाने पीने में ले आए। अंग्रेज जब आए थे तो वो क्रांतिकारी लोगों को जल्दी मारने के लिए उनको दाल चावल चाय ये सब जो थे वो एल्यूमिनियम के बर्तन में देते, क्योंकि एल्यूमिनियम शरीर में जाके इकट्ठा होता चला जाता। स्लो पॉइजन की तरह। स्लो पॉइजन है, बिल्कुल स्लो पॉइजन है। जो हम प्रेशर कुकर यूज कर रहे हैं वो स्लो पॉइजन है। अच्छा। प्रेशर कुकर एल्यूमिनियम वाला स्लो पॉइजन है। माइक्रोवेव जो किचन में यूज हो रहा है वो स्लो पॉइजन है, लेकिन हम उसके आदी हो चुके हैं। तो जब वो आए, अंग्रेज आए, तो उन्होंने इसको सब चीजें एल्यूमिनियम के देना शुरू, क्योंकि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो एल्यूमिनियम को हमारे शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता, शरीर में जाके इकट्ठा होता चला जाता है और वो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। तो एल्यूमिनियम का प्रेशर कुकर आज ही अपने घर से फेंक दो निकाल के। माइक्रोवेव तो किसी को आप दान में भी मत देना गलती से भी, उसका भी नुकसान हो जाएगा। माइक्रोवेव इतनी ज्यादा रेज होती है जो कैंसर के कारण बनती है बहुत सारी। जो हम आते हैं जी, खाना आया, कल का खाना हमने माइक्रोवेव में गर्म कर लिया, जो हमने फ्रिज से निकाला ठंडा खाना और उसे माइक्रो किया और अपने अंदर ले लिया। हाँ, आयुर्वेद में लिखा है 48 मिनट के बाद खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। 48 मिनट तक न्यूट्रिएंट्स की इंपॉर्टेंस है। हमने माइक्रोवेव में गर्म करा और कैंसर के लिए उसको हमने न्योता दे दिया बॉडी के अंदर। ओके। इतना खतरनाक है हमारे शरीर के लिए माइक्रोवेव। लेकिन बहुत यूज होता है आज की डेट में, तो बहुत यूज हो रहा है। हम लोग उसके यूज टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। लेकिन इसके आप ये समझ लीजिए कि अगर शरीर ठीक है तभी आप ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आप अपना टाइम बचा के पैसे कमा रहे हो और वहाँ उस टाइम बचाने के लिए अपना शरीर ही खराब कर रहे हो। आप शरीर खराब होगा तो आप बाकी कैसे करोगे? सही कह रहे हैं। अगर आपके पास 100 करोड़ है और आपके पास शरीर ठीक नहीं है तो मेरे ख्याल आप बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन अगर कम पैसा है और शरीर ठीक है तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी स्थिति है। सही। निरोगी काया सबसे बड़ा सुख है जीवन का। तो इस शरीर रूपी मंदिर का जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जी। मैक्सिमम लोग तो आजकल जैसे डायबिटीज हो रही है, लोगों को बीपी हो रहा है और दवा खा ही रहे, तो आयुर्वेद में परमानेंट इलाज है? बिल्कुल है। डायबिटीज में जो है बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका HbA1c यानी कि 3 महीने की एवरेज शुगर जो हम कराते हैं उसको बिफोर कराया, उसको आफ्टर कराया, और कैसे कैसे उस रिपोर्ट के अंदर चेंजेस आए हैं। डायबिटीज बहुत से लोगों को टाइम से पता नहीं चलती। अगर पत्नी पति आपस में बना के ना रख पाए तो समझ लीजिए डायबिटीज हो चुकी है, होने वाली है। अच्छा। अगर आपके पैरों में झंझनाहट हो रही है तो समझ लीजिए डायबिटीज हो गई है या होने वाली है। हार्ट से जो पार्ट बॉडी का जितना दूर है वहां पे नंबनेस आने लग जाती है जब डायबिटीज आनी शुरू होती है। ओके। और डायबिटीज आजकल इतनी कॉमन होती चली जा रही है कि हर दूसरे तीसरे बंदे को डायबिटीज होती चली जा रही है। सर इवन बच्चों में आजकल मिल रही है। जुवेनाइल डायबिटीज भी बड़ी कॉमन हो गई है। इंसुलिन का प्रयोग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं वो इंसुलिन ले रहे हैं। तो ये एक बहुत भयावह स्थिति है कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। हमारा जो पुराना ज्ञान है, हमारे वेदों का ज्ञान है, आयुर्वेद का ज्ञान है, वो हम ही लोगों के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, और हम इससे पूरी दुनिया का भला करें। सही। लेकिन हम तभी अपनाते हैं अपनी चीज को जब बाहर से कोई आके कहता है कि ये अच्छा है। इज द बेस्ट। जी। तो अभी तक सर कोई ऐसा है जिसको आपने क्योर किया हो डायबिटीज में? जी, बहुत से पेशेंट है जिनका डायबिटीज जो है वो इंसुलिन चल रहा था और वो हमारे यहाँ पे पंचकर्मा कराया, उन्होंने डाइट ली, मेडिसिन ली, योग किया, एक्यूप्रेशर किया, मेडिटेशन किया, सब चीजों को सिनर्जी। आयुर्वेद होलिस्टिक अप्रोच है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। होलिस्टिकली जब हम देखते हैं तो डायबिटीज, बीपी, किडनी की प्रॉब्लम, ये सब चीजों में बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट नजर आ। ओके। अच्छा, आयुर्वेद में एक चीज को और टारगेट किया गया है कि आयुर्वेद हमेशा लोगों को, जैसे भी आपने डायबिटीज के लिए बताया कि क्या सिम्टम देखने को मिल जाते हैं शुरू में,
ऐसे ही अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे सिम्टम्स बताइए ना कि मतलब अगर किसी को अपनी बॉडी में दिख रहा हो तो ये समझ जाए कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, तो मतलब हमको अब या तो दिखाना चाहिए या कंसल्ट करना चाहिए एक्सपर्ट से। कुछ ऐसे सिम्टम बताइए आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को किडनी की प्रॉब्लम है या होने वाली है, तो उसके पैरों में सूजन आने लग जाती है, आई के नीचे पफिनेस हो जाती है, पेट में पानी भर जाता है, एसाइटिस हो जाता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है तो खाना पीना जो है वो कम डाइजेस्ट होने लग जाता है। कई बार पेट की समस्या हमारे दिमाग से भी होती है, स्ट्रेस रिलेटेड भी होती है। अच्छा, स्ट्रेस ज्यादा होता है तो आईबीएस की समस्या भी उत्पन्न होने लग जाती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना आना चाहिए हमें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो बहुत जरूरी है। इस तरह की छोटे छोटे सिम्टम्स हमारे बॉडी हमेशा देती है। ओके। अब बुखार होता है, बुखार हमारे शरीर के लिए बताता है हमारी बॉडी में कुछ गलत चल रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो रहा है, उसको बॉडी को लड़ने के लिए बुखार का एक सिम्टम आता है। हम बुखार में क्या खाते हैं, दवाई खाते हैं, केमिकल वाली, बुखार को दबा देते हैं। हमने उल्टा कर दिया, बुखार हमारे शरीर को फायदा पहुंचा रहा था, हमने केमिकल वाली दवाई से उसे दबा दिया। लेकिन अगर तेज बुखार हो तो उसे दबाना है। लेकिन अगर बुखार कंट्रोल्ड है और आपको प्रोड्रोमल सिम्टम्स कहते हैं, जिसके एक दिन पहले बुखार होने वाला से एक दिन पहले कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे बॉडी एक होगा, हमें पता चल जाता है ना कल शायद मुझे बुखार होने वाला है जी। उस समय अगर कोई भी बंदा लंघन कर ले, कोई भी पेशेंट लंघन कर ले, लंघन होता है खाली पेट रहना, अपने बल अनुसार आप कम खा लें या खाली पेट रहे तो बुखार नहीं आता। बुखार होने के बाद नहीं करना ये। अच्छा, बुखार से पहले कर, मतलब अगर ऐसा लग रहा है कि हम बीमार पड़ने वाले हैं या बुखार आने वाले हैं समथिंग कुछ। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसी दिन आप अगर लंघन कर लेंगे तो बुखार नहीं होगा। पिछले 10 सालों से मैंने बुखार की गोली लंघन करके बुखार को मात दी है। और अगर मैं आपको बात बताऊं तो जब मुझे पता चला था कि मुझे कोविड पॉजिटिव है, तब मैंने 3 दिन लंघन किया था। ओके। 3 दिन का लंघन किया था, ना मुझे कोई सिम्टम आया था और ना ही कोई अन्य प्रॉब्लम आई जी। और 4 दिन के बाद मैंने अगला टेस्ट कराया था तो वो कोविड जो था वो मेरा नेगेटिव हो गया था। तो मैंने बताया ना, पहले विश्वास करना है फिर इस्तेमाल करना है। बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकते हैं पेशेंट। हमारे दिमाग में प्रचलन क्या है, जो डॉक्टर 10 दवाइयां लिख दे बड़ा डॉक्टर है, जो 5 दवाइयां लिख दे छोटा डॉक्टर है, 2 दवाइयां और छोटा डॉक्टर, और जो बिना दवाइयों के ठीक कर दे वो तो बेवकूफ है, मूर्ख है। ये प्रचलन हो गया है हमारे यहाँ जी। लेकिन हमें इसे समझना पड़ेगा, केमिकल की दवाइयां हमारे शरीर के लिए कोई फायदा नहीं कर रही है, हमें नुकसान ही पहुंचा रही है। तो जितना हो सके नेचुरल तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से या बिना दवाइयों के आप ठीक होने का प्रयास कीजिए तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट नजर आता। ओके। हमारे देश में तो ये भी देखा गया है कि मतलब लोगों को सुबह उठ के चाय चाहिए या कॉफ़ी चाहिए। अब कुछ लोग का ये भी कहना है कि कॉफ़ी पियो तो लीवर के लिए बेटर है, लेकिन वो किडनी पे इफेक्ट करती है। तो चाय और कॉफ़ी पे मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताइए कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारे किस ऑर्गन्स को इफेक्ट कर रही है, वो किस तरह से? देखिए, चाय हो या कॉफ़ी हो, बहुत से लोग आते हैं, हम कहते हैं चाय मत पियो, कॉफ़ी मत पियो तो पेट साफ नहीं होगा सुबह। इतने ज़्यादा हम उस चीज़ के लिए यूज टू हो गए हैं कि पेट नहीं साफ हो रहा चाय के बगैर जी। तो ये देखना पड़ेगा, चाय हो या कॉफ़ी दोनों हमारे शरीर के लिए जहर है। चाय में पत्ती और चीनी और दूध जब मिल जाता है तो वो स्लो पॉइजन का काम करता है। चाय चीनी में जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें कोई भी चीज़ नहीं जो हमें फ़ायदा करे। चाय में जो पत्ती है वो भी हमारे किसी काम की नहीं है। अच्छा। और डाई बनाने के काम आती है वो पत्ती। दूध में हमने पत्ती और चीनी मिला के हम जो ले रहे हैं वो हमारे शरीर के लिए विनाशकारी है। कॉफ़ी का प्रयोग जो है वो हमारे देश के लिए नहीं बना है। चाय कॉफ़ी जो है उन देशों के लिए अच्छी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो, जहाँ पे टेम्परेचर जो है -10 -20, ऐसे कई देश हैं जहाँ पे इस तरह का टेम्परेचर जाता है। कनाडा के कुछ पार्ट्स में, डेनमार्क में और भी कई यूरोपियन कंट्रीज में, वहाँ पे चाय कॉफ़ी इवन अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा उनको लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे गर्मी है, 6 ऋतुएं हैं, 16 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जी, हमें चाय कॉफ़ी लेके अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं जी। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती कि हमें चाय कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। कॉफ़ी जब हम लेते हैं, चाय जब हम लेते हैं तो जो कैफीन होता है ना, वो कैफीन हमारे हार्ट को फास्ट करता है, हार्ट की रेट को बढ़ा देता है, बीपी को बढ़ाता है। वो सब जाके हमारे टेम्पररी हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे जी मज़ा आ गया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसकी हम आदी हो जाते हैं, उसकी हम एडिक्शन हो जाती है। ये एक प्रकार की हम उसके एडिक्ट हो गए चाय और कॉफ़ी। लेकिन हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा नुकसान दे रही है, अगर ये समझ जाएंगे तो आप इसको पीना छोड़ देंगे। और अगर 10 दिन चाय छोड़ दी
11वें दिन आप चाय नहीं पियोगे। कुत्ते को चाय पिलाओ, चाय नहीं पीता वो। दूध दोगे पी लेगा वो, चाय नहीं पिएगा। 10 दिन छोड़ दी तो 11वें दिन आप चाय नहीं पियोगे। आप चाय का पीने का मन नहीं करेगा, चाय ऐसे लगेगा जला रही है आप। लेकिन कई बार ये होता ना कि आप सही कह रहे हैं, 11वें दिन मन नहीं करेगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर किसी ने पिला दी जबरदस्ती, जैसे फ्रेंड्स दोस्त कुछ ऐसे, फिर वो एक लत सी लग जाती है। इसमें पता नहीं कुछ ऐसा क्या रहता है, लगता फिर पियो पियो इस टाइप से चीज़ें। तो क्या कुछ ऐसा मतलब कहना चाहिए इसमें कुछ कंटेंट भी है क्या जो मतलब मेंटली इफेक्ट डालता हो चीज़ों पे? देखिए एडिक्शन है ये एक प्रकार की, ये किसी एक आपकी आप उसके आदी हो चुके हो, नशा है चाय का, आप रोज पी रहे हो उसको। लेकिन साथ साथ ये समझना पड़ेगा, अगर चाय की जगह आप गुनगुना पानी करके पियोगे ना, चाय की तरह पियोगे, सिप सिप करके घुट घुट करके पियोगे, तो एक तो वो चाय के नुकसान से बचेगा, दूसरा वो चाय की गंदगी को भी निकाले, तो डबल फायदा हो जाएगा। ओके, तो ये अगर हमने कर लिया तो काफी हद तक हमने शरीर को हमने सेव कर दिया। ओके। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा किडनी की तरफ आते हैं, किडनी प्रॉब्लम्स पे। तो एक सबसे बड़ी चीज़ ये जो लोगों के बीच फैली हुई है, आपने एल्यूमिनियम कुकर के बारे में बताया, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एल्यूमिनियम का कुकर नहीं है, स्टील का कुकर है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि कुकर में पकी हुई दाल किडनी को बैड इफेक्ट डालती है, तो क्या ये सही है या मिथ है? देखिए कुकर में पकी हुई दाल जो होती है उसके ऊपर अगर हम वो निकाल लें ना, उसके ऊपर झाग जो आती है वो यूरिक एसिड बढ़ाती है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हम जब वो दाल लेते हैं तो यूरिक एसिड बढ़ता है हमारा। जी। जब हम खुले में दाल बनाते हैं ना या हांडी में दाल बनाते हैं तो साथ साथ आपने देखा वो निकालते रहते थे पहले। अब हम कुकर में बनती है तो वो निकालते नहीं, एक ही बार ही होता है। तो वो दाल से अगर वो निकालते रहे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल करता है। तो यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, एलडीएल नहीं बढ़ेगा, वीएनडीएल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेंगे। ये सारी बीमारियां जो है, छोटी छोटी चीजें अगर हम किचन से ठीक कर ले तो ये हमारी सारी बीमारियां ठीक होने लगे। ओके। जो ऊपर की झाग आती है दाल के ऊपर, उसको हमें निकाल लेना चाहिए। अच्छा जी। तो मतलब इसे मतलब गंज वगैरह में या भगोने में बनाना चाहिए दाल? हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा बेटर है अगर उसको वैसे कर पाते हैं। अगर खुले बर्तन में किसी में भी बनाते हैं तो वो बेटर है ज़्यादा दाल बनाना। ओके। एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि मतलब दिल्ली में काफ़ी मात्रा में लोग किडनी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है इसका? देखिए दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, सब जगह पे ही किडनी की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है। 2 मुख्य कारण है किडनी समस्या होने के, हाई बीपी और हाई ब्लड प्रेशर। मुख्य कारण है कि बीपी आपका अनकंट्रोल जब रहता है ना, बीपी जब बढ़ा हुआ रहता है तो वो जाके किडनी के नेफ्रॉन्स को डैमेज करने लग जाता है। डायबिटीज जब हो जाती है तो आम भाषा में बोलूं तो खून गाढ़ा होने लग जाता है। खून गाढ़ा होता है तो वो सारा फिल्टर जो है वो किडनी को करना पड़ता है, तो किडनी पे लोड ज्यादा पड़ता है, ओवरलोडेड हो जाती है किडनी। दोनों ही केसेस में जो किडनी है वो धीरे धीरे करके डैमेज होने लग जाता है। अनकंट्रोल्ड बीपी और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, ये दोनों केसेस में किडनी का डैमेज होना शुरू हो जाता है। प्राइमरीली आजकल बहुत सारे यंग केसेस आते हैं, वो जिम में जाते हैं और वो प्रोटीन के डब्बे खाते हैं, और डब्बों में बहुत सी बार प्रोटीन के साथ साथ स्टीरॉयड मिले होते हैं। स्टीरॉयड खा रहे होते हैं, लेकिन उनको यंगस्टर्स को दे आर एंजॉयिंग दैट थिंग, उनको नहीं पता होता, अनजाने में खा रहे होते हैं, क्योंकि वो लेते हैं उनकी बॉडी बन जाती है, बड़ी बड़ी मसल्स बन जाती है, तो उनको लगता है कि बहुत बढ़िया है और उनको वो चीज़ वो रेगुलर लेते रहते हैं। लेकिन लंबे समय उसको लेने पे किडनी को नुकसान पहुंचता है और किडनी जो है वो डैमेज होने लग जाती है। और स्टीरॉयड की वजह से किडनी जब फेल होती है, ऐसे बहुत से यंग केसेस आते हैं हमारे। एक और मुख्य कारण है जब किडनी खराब होने का, वो है कि पेन किलर्स का यूज करना, ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज करना। घुटने में दर्द हुआ, दर्द की दवाई खा ली, सर में दर्द हुआ, केमिस्ट पे गए, दर्द की दवाई ली और पूरा दिन काम पे लग गए। फिर अगले दिन भी यही रूटीन बनाया, गोली ली, 2 रुपए की गोली ली, फिर दोबारा लग गए, अपना वही रूटीन बनाया, पूरा दिन अपना काम किया जी। लेकिन वो दर्द की गोली जो है वो किडनी को नुकसान देती। ओके। एक दवाई है नीमोस्लाइड करके, वो नीमोस्लाइड जो है वो बाहर के बहुत से देशों में बैंड है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी दवाइयां हैं जो खुले मिलती है, जब हमारे बाहर के देशों में बैंड होने के बावजूद भी वो दवाई लेते ही बुखार में जब देते हैं, स्पेशली इंटीरियर्स में वो खुले में दवाई मिलती है, और वो दवाई लेते ही बुखार जो है वो एकदम से कम हो जाता है। नीले रंग की गोली होती है, वो नीले रंग की गोली बुखार एकदम से उतार देती है। लीवर फेल करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, किडनी फेल करने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। ओके। कोई भी चीज अगर एकदम से उतर जाती है, चाहे बुखार हो तो चाहे कुछ हो तो, लेकिन वो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी बॉडी के पार्ट को डबल नुकसान देके जाएगी। तो ये जो आप नीली गोली अगर कोई खाता है तो नीली गोली को
फेंक देना, देखना भी मत उसकी तरफ। बुखार तो उतार देगी, आपका पूरा दिन तो संवार देगी, लेकिन हो सकता है आपकी किडनी और लीवर को डैमेज कर दे। इस तरह के केसेस ही बहुत आते हैं जहाँ पे लोगों की गलती नहीं है, ये ज्ञानता के वश होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि मतलब जरा भी सर दर्द हुआ, कुछ भी बॉडी पार्ट में दर्द हुआ तो जाके सीधे दवा ले लेते हैं। बिल्कुल रखे रहते हैं, बल्कि जोड़ के रखे रहते कि हुआ और मैंने दवा निकाली और खाई, इस तरह से चीजें। अच्छा, वैसे किडनी जब प्रॉब्लम करती है तो इससे क्या क्या मतलब बैड इफेक्ट्स मिलते हैं? किडनी जब डैमेज होने लगती है या समथिंग प्रॉब्लम होती है तो आपकी गाड़ी का एग्जॉस्ट जिससे बाहर निकलता है धुआं, वो धुआं नहीं चल रहा। अब शरीर में गाड़ी का इंजन चलेगा क्या? गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। एक आरओ की मशीन है, वो आरओ की मशीन का फिल्टर खराब हो गया, पानी जो साफ कर रही थी। आरओ की मशीन पे लोड ज्यादा पड़ा, 4 दिन हमने रेगुलर चलाया, आरओ की मशीन खराब हो गई। बिल्कुल सेम यही होता है जब किडनी जो है खराब हो जाती है। हमारे शरीर की जो गंदगी है, वो गंदगी जो है वो बाहर नहीं निकलती, हमारे शरीर में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। किडनी का काम है वेस्ट को बाहर करना और प्रोटीन को रोक के रखना। अब किडनी जो है वो वेस्ट को बाहर नहीं कर पाती, क्रेटिनाइन बढ़ने लग जाता है, यूरिया बढ़ने लग जाता है, यूरिक एसिड बढ़ने लग जाता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सारी इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। ये सारे के सारे जो काम है किडनी के, इनको बैलेंस करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना। जब किडनी खराब होती है तो ये सारे इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, शरीर में फिल्ट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, पैरों में सूजन आने लग जाती है, कई बार हाथों में सूजन आती है, कई बार पेट में आती है, कई बार लंग्स में पानी भर जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों के नीचे सूजन आने लग जाती है। इस तरह के सिम्टम्स है वो रेगुलर आने लग जाते हैं। ओके, फिर पेशेंट को कहा जाता है कि अब आप डायलिसिस करा लो। क्रेटिनाइन 2-3 होता है, वहां पे वो जाता है, वहां से पता चलता है कि धीरे धीरे क्रेटिनाइन बढ़ना शुरू हुआ, फिर वो डायलिसिस की तरफ जाता है पेशेंट। धीरे धीरे क्रेटिनाइन बढ़ा, डायलिसिस की तरफ हुआ। डायलिसिस सप्ताह में 2-3 बार शुरू होता है, जब 5-6 क्रेटिनाइन हो जाता है। ठीक है। फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि डायलिसिस आप लंबे समय तक नहीं करा सकते, अब आप इसको ऑल्टरनेट ढूंढ लीजिए। तो फिर वो पेशेंट ट्रांसप्लांट का अरेंजमेंट करता है, एक डोनर किडनी देखता है, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज करता है, दुनिया भर का पैसे का अरेंजमेंट करता है, फिर वो ट्रांसप्लांट की तरफ जाता है। ट्रांसप्लांट की एवरेज एज 5 साल बताई गई है। अच्छा, एवरेज एज, किसी का लंबा भी चल जाता है, 1 in 100 लाइफ टाइम भी चल जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फेल होता ही होता है। फिर इजीली अवेलेबल भी तो नहीं होता, बहुत रेयर है, बहुत कम लोग ही करा पाते हैं, इतने सक्षम हो पाते हैं। उसके साथ साथ बहुत कम लोगों तक ये सुविधा पहुंच पाती है। ये टर्शियरी केयर सेंटर, हॉस्पिटल होते हैं, दुनिया भर की चीजें होती है, तब जाके चीजें होती है। उसके बाद कॉस्टिंग कितनी जाती होगी सर? 15 से 20 लाख रुपए का एवरेज खर्चा आप लगा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन हॉस्पिटल, डिपेंडिंग अपॉन डॉक्टर्स और बाकी सब चीजों पे। उसके बाद जब वो ट्रांसप्लांट के पास में होती है तो डॉक्टर्स कहते हैं आप क्या करें। 2-3 क्रेटिनाइन तो शुरू हुआ पेशेंट, फिर उसका डायलिसिस हुआ, फिर ट्रांसप्लांट हुआ, फिर ट्रांसप्लांट के बाद दोबारा वो कहते हैं अब क्या किया जाए, फेल हुआ, फिर कहा जाता है अब आप दोबारा से डायलिसिस कराने। तो डायलिसिस तो फिर एक प्रकार से कुछ ट्रीटमेंट है ही नहीं, मेंटेनेंस का प्रोसेस हो गया। डायलिसिस तो आप बॉडी को मेंटेन कर रहे हो, जो आपका डॉक्टर है वो आपकी अपनी किडनी ठीक नहीं कर पा रहा, बाहर की लगी हुई किडनी वो कैसे ठीक हो? आप तो बॉडी को मेंटेन कर रहे हो। अगर किसी का पानी भरा हुआ है, किसी को कोई बहुत ज़्यादा समस्या है तो डायलिसिस करा लिया, ठीक है, बॉडी को मेंटेन करने, लेकिन लंबे समय तक डायलिसिस पर अगर निर्भरता रहती है तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह होता है। ओके, तो जिस तरह से आपने बताया मतलब एक प्रकार से यहाँ ट्रीटमेंट नहीं है, तो अब आप मुझे ये बताइए फिर आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट है? देखिए, आयुर्वेद में हम GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने पे काम करते हैं, GFR इंक्रीज करने पे काम करते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है किडनी 1 मिनट में कितना छान रही है। अब ऐसे जब पेशेंट आता है तो हम इसका टेस्ट कराते हैं जिसे कहा जाता है रीनल स्कैन DTP है। वो हमने टेस्ट कराया, फिर 3-4 महीने बाद उसे रिपीट कराते हैं रीनल स्कैन DTP, देखा जाता है बिफोर कितना था, आफ्टर कितना, क्या क्या चेंजेस आए उसको, वो हमारे सामने रहता है। और उसको GFR जो है वो ग्रेजुअली उसका इम्प्रूव भी होने लग जाता है बहुत से पेशेंट्स का। ओके, अगर वो लग के फॉलो करते हैं, डाइट, मेडिसिन, गाइडलाइंस, एक्यूप्रेशर, योग, सब चीजें फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। ओके, किसी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाके आप अगर अच्छे से ट्रीटमेंट कराते हैं तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ क्योर हो सकती है? देखिए, ग्रेजुअली चेंजेस नजर आते हैं, डिपेंड करता है। अगर वो क्रेटिनिन 2 पे आ रहा है तो जल्दी रिजल्ट आएंगे। हजारों की संख्या में ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको रिजल्ट आए हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस भी उपलब्ध है, जिनको बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट्स भी उपलब्ध है कि किस किस प्रकार से उनकी बिफोर थी, किस प्रकार से उनकी आफ्टर थी। सारी अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट है,
हम कभी भी किसी पेशेंट को नहीं कहते कि आप मेरे आसपास की लैब से जांच कराओ, आप जहाँ रहते हो वहाँ जांच कराओ। ओके, वहाँ पे देखो आपकी क्या बिफोर थी और क्या आफ्टर है, आपको चेंजेस नजर आएंगे। ऐसे लोग भी आपकी मतलब लिस्ट में हैं कि जिनका आपने डायलिसिस बंद करा दियो? पहले उन लोग कहीं ट्रीटमेंट ले रहे थे, डायलिसिस चल रहा था, क्योंकि कहते डायलिसिस एक बार चालू हुआ तो वो तो फिर पूरी कंटिन्यू कहानी है। तो ऐसे लोग आपके पास आए हों और आपने बिल्कुल ठीक कर दिया हो, डायलिसिस भी बंद हो गया और चीज़ें सबके और में हो गई। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका डायलिसिस चल रहा था, लेकिन डायलिसिस अब उनका नहीं चल रहा है। जी, सप्ताह में 2 बार करा रहे थे, सप्ताह में 3 बार करा रहे थे, वो डायलिसिस जो है वो लंबे समय से करा रहे थे, लेकिन अब नहीं करा रहे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस बोल दिया गया था, ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, क्रेटिनिन बढ़ रहा था, उनका इम्प्रूवमेंट आई गया। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये पूछ रहा था कि मतलब आप हमारे व्यूअर्स के लिए घर के लिए कुछ ऐसी आयुर्वेदिक रेमेडी बताएं जिससे वो मतलब अपने किडनी को हेल्दी रख सकें और इसको अच्छे से डिटॉक्स कर सकें। देखिए, जिनको किडनी की समस्या है वो पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बना के 400 ml पानी में मिक्स करके उसको उबाल के 100 ml करके दिन में 2 बार ले लें। जी, 3 महीने में बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट्स आपको नजर आ जाएंगे। घर बैठ के आप पुनर्नवा और गोखरू का काढ़ा बना के ये आप लेना शुरू कीजिए 3 महीने तक लगातार। साथ में खाने पीने का बेसिक परहेज रख लेंगे, नमक को कम करेंगे, पोटेशियम को कम करेंगे, सोडियम को कम करेंगे, प्रोसेस्ड खाना बंद करेंगे, बेसिक परहेज रखेंगे, प्रोटीन की जितनी आवश्यकता है उतनी लेंगे। ओके, बिल्कुल कम नहीं करना प्रोटीन, लेकिन एक्सेस भी नहीं करना प्रोटीन। प्रोटीन को लेके बहुत भ्रांतियां होती है पेशेंट के मन में, तो प्रोटीन का सेवन उतना किया जाए जिससे शरीर में वीकनेस भी ना आए, लेकिन शरीर में ओवरडोज भी ना हो। तो आपके हिसाब से एक सही रिक्वायरमेंट क्या है किडनी पेशेंट्स के अंदर? ओके, किडनी पेशेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। वहां पे प्रोटीन इतना लिया जाए जितना उसके अंदर वीकनेस भी नहीं आ रही और जिसपे उस पे दिक्कत भी नहीं हो रही। जो हेल्दी लोग हैं वो किडनी को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक ऐसी चीज जिसके अंदर एडल्ट्रेशन इंसान, शैतान इंसान भी करना चाहे तो वो कर नहीं सकता। ओके, दूध में मिलावट हो सकती है, घी में मिलावट हो सकती है, रोटी में, आटे में, चावल में, जो सोचो मिलावट हो सकती है, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट हो ही नहीं सकती और वो किडनी के लिए अमृत है, वरदान है, क्या संजीवनी है किडनी के लिए। वो है नारियल पानी। अगर नारियल पानी का सेवन हेल्दी लोग करें, किडनी के रोगी नहीं करें, किडनी के रोगी को नारियल पानी नुकसान देगा। जो हेल्दी लोग हैं वो नारियल पानी का सेवन करें तो उनकी किडनी जो है वो स्वस्थ रहेगी। डायूरेटिक का काम भी करता है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बनाता है बॉडी में, और दुनिया भर के और ऑर्गन्स को भी फायदा करता है नारियल पानी। यूरिन भी खुल के आता है उससे। जब हम पानी पीते हैं तो देखते हैं वो हमारा एसिडिक नहीं होता, यूरिन जब निकलता है वो एसिड हो जाता है। पानी न्यूट्रल होता है, पीएच नॉर्मल होता है, क्योंकि जब हम पानी पी रहे हैं वो साथ में गंदगी लेके निकलता है यूरिन के फॉर्म में। ओके, उसका पीएच चेंज हो जाता है। तो ये अगर नारियल पानी हम दिन में एक बार स्वस्थ व्यक्ति रोज पिए तो उसको 70% तक बीमारियां होने की संभावना कम होती है। ओके, इतना फायदा करता है नारियल पानी, हमारे शरीर के लिए वरदान है नारियल। एक्चुअली अभी मैं आपसे प्रोटीन पे बात करने वाला हूँ, लेकिन मेरे को ये याद आ गया आपके नारियल पानी वाले वर्ड से, पानी को लेके। जैसे अपने यहाँ बताया गया कि पानी को पीना है, रेगुलर बेस पे पीना है, लेकिन इसके लिए अलग अलग चीज़ें फैक्ट्स आते रहते हैं इंटरनेट में कि भाई इसकी ये क्वांटिटी होनी चाहिए डे में, या इसको ऐसे पीना है, इसका तरीका ये है, ये गलत है। तो आपके हिसाब से सही तरीका और सही क्वांटिटी पानी पीने की क्या है? देखिए, पानी जो है वो पहले हम बताते हैं तरीका पानी को आपने हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना है। क्योंकि पानी जब हम बैठ के पीते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पेट में आ जाता है, खड़े होके पीते हैं तो नाभि से, पेट से वो हिल जाता है। ओके, पानी को बैठ के पीजिए, पानी भी पचता है। पानी को हमेशा जब भी पिएंगे सिप सिप करके पिएंगे, घूट घूट करके पिएंगे, गटागट 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 नहीं पीना है। पानी को आप ऐसे पिएंगे जैसे आप गर्म दूध को पी रहे हो, क्योंकि जब आप आराम आराम से पानी पीते हो तो पानी के साथ सलाइवा मिल के जाता है जो कि अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और हमारे पेट में HCl होता है, एसिड होता है। तो जब ये अल्कलाइन बेसिक क्षारीय एसिड से मिलता है तो वो न्यूट्रल हो जाता है। तो न्यूट्रल हो जाता है तो पीएच नॉर्मल हो जाता है, वात पित्त कफ जो है वो शरीर के नॉर्मल हो जाते हैं। जैसे संसार को सूर्य चंद्रमा वायु जलाते हैं,
हमारे शरीर को वात पित्त कफ चलाता है। ये बहुत पावरफुल सूत्र है बीमारियों से बचने का। थूक, सलाइवा पानी के साथ अंदर जा रहा है। ओके। पानी को जब भी पिएंगे, पानी को ग्लास से पिएंगे, बॉटल से नहीं पिएंगे। ये हो गया पानी का तरीका। अब पानी को कितना पीना है ये भी बात करते हैं। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है पानी कितना पिए। पानी को कोई हम लिमिट नहीं बांध सकते। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अपने यूरिन की कंसिस्टेंसी का देखिए। अगर यूरिन आपका येलो आ रहा है तो आप समझ लीजिए पानी को आप कम पी रहे हो। डार्क येलो आ रहा है, पानी को आप कम पी रहे हो। पानी ज्यादा भी नहीं पीना, ज्यादा पानी भी नुकसान देगा। पानी कम भी नहीं पीना, ठीक मात्रा में पीना। यूरिन आप चेक करते रहो। जब आप करने जाते हो तो उसका कलर देखो, व्हाइट होना चाहिए या लाइट येलो होना चाहिए। मतलब आप ठीक मात्रा में पानी पी रहे हो। रोज नई रिपोर्टों के अनुसार मुझे कोई पेशेंट मिला, वो कहता है मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ, कोई कहता है मैं 7 लीटर पानी पीता हूँ। मैंने कहीं देख लिया, कोई यूट्यूब पे आके ज्ञान दे गया, कोई रील में आके ज्ञान दे गया कि ज्यादा पानी पीना चाहिए। मुझे लगता है जितने भी हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका सबको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो उन लोगों ने बहुत बढ़िया से ठान लिया है कि जो देश की आबादी है उसमें से बहुत से लोगों को यमराज के पास पहुंचाने का। कुछ भी आके बता रहे हैं, कुछ भी आके बोल रहे हैं। हर चीज को स्टैंडर्डाइज तरीके से आयुर्वेद सिद्धांतों का ज्ञान है। आप आयुर्वेद का नाम लेके कुछ भी बोलने लग जाते हैं, कुछ भी बताने लग जाते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं होता। आयुर्वेद को बदनाम करते हैं ऐसे आप कुछ भी बताते। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें सिद्धांतों के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार चले। तो सही क्वांटिटी क्या है? आपके शरीर की गंदगी बाहर निकल रही है तो वही सही क्वांटिटी है। आपके शरीर का यूरिन का कलर जो है वो व्हाइट आ रहा है या लाइट येलो आ रहा है, दैट मींस आप ठीक पानी पी रहे हैं। पानी पीने का हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है। 2 लीटर भी सूट कर सकता है किसी को, 2.5 भी कर सकता है किसी को, 3 भी कर सकता है किसी को, 1.5 भी कर सकता है। ये बात आपने सही कही। मतलब ये सबकी अपनी बॉडी के साथ, बॉडी टू बॉडी ऐसे कि मतलब ये नहीं कि 3 लीटर ही पीना है या 5 लीटर ही पीना। बिल्कुल ऐसा कुछ आप लिमिट नहीं कर सकते। किसी की कोई गर्म देश में रह रहा है, कोई ठंडी जगह पे रह रहा है, कोई किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, कोई एसी में बैठा है, कोई बाहर जो है वो पसीने में काम कर रहा है। सबकी पानी की रिक्वायरमेंट अलग है। बिल्कुल सबके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी हमें खुद बताएगी। सीधी बात है, बॉडी को मतलब स्टडी करो, समझो और उस हिसाब से चीजों को खाओ पियो। यही आयुर्वेद है। बिल्कुल आपकी बॉडी आपको हर चीज के लिए सिग्नल देती है। आपकी बॉडी बताती है आपकी कोई प्रॉब्लम होने वाली है या कोई दिक्कत हो रही है। हम इंसान ही नहीं समझ पाते। ओके। या फिर हम गूगल पे देखने लग जाते हैं जहाँ पे हर दूसरा सिम्टम जो है वो कैंसर का नजर आता है, घबरा जाते हैं। घबराना भी नहीं होता। थोड़ा सा अगर आयुर्वेद का शिक्षा जो है वो हमारे स्कूल में पढ़ाई जाए, बताया जाए क्या खाना है क्या पीना है, तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि सरकार इसे स्कूल के करिकुलम में डाले, जहाँ बताया जाए कि आयुर्वेद किस तरीके से लाभदायक है। जो हमारी जीडीपी पे एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है, जो बीमार लोग हो जाते हैं, वो जीडीपी में दबाव कितना सारा बचेगा अगर सही खाना पीना, सही समय पे उठना की इम्पोर्टेंस पता चल जाए सभी लोगों को। ओके सर, अब मैं वापस प्रोटीन में आता हूँ। हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर है आयुष्मान खुराना। उन्होंने बोला था कि जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं तो कई बार ये होता है कि ये बहुत समय तक नहीं पचता है, मतलब सालों साल भी बॉडी में रहता है, डाइजेस्ट नहीं होता। तो क्या ये सही है? देखिए आप एक इनऑर्गेनिक फॉर्म में प्रोटीन ले रहे हैं। आपके शरीर जो है वो 5 महाभूतों से बना जी, वात पित्त कफ से बना है, 7 धातुओं से चलता है, 5 वायु से चलता है, प्राण अपान समान व्यान और उदान, 72,000 नाड़ियों का कॉम्बिनेशन है। आपके शरीर में जो भी आप केमिकल ले रहे हो, जो भी आप ऐसी इनऑर्गेनिक चीज ले रहे हो, वो आपके शरीर में कैसे बचेगी एकदम से। जो लोग प्रोटीन के लिए एनिमल प्रोटीन लेते हैं, एनिमल फैट लेते हैं, उसके अंदर एसिड ओवरलोड जाता है। हमारे शरीर को दुगनी तिगुनी मेहनत करनी पड़ती है उसे पचाने के लिए, क्योंकि एसिड जो है वो उसके साथ जाता है, एसिड ओवरलोड हो जाता है शरीर। अब आप जो प्रोटीन डब्बे की फॉर्म में ले रहे हो वो प्रोटीन तो और भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो प्रोटीन आपके शरीर में जाके बहुत सी बार पचता ही नहीं है, सही लंबे समय तक नहीं पचता। तो नुकसान भी करता, नुकसान देगा ही देगा, कोई को तो देगा ही, क्योंकि पच नहीं रहा है। कोई भी चीज जो हमारे शरीर में जाके पच नहीं रही है, वो क्या बनाएगी? वो अनडाइजेस्टेड फूड बनाएगी,
वो आम बनाएगी। वो आम अनडाइजेस्टेड फूड 107 बीमारियों का कारण है। 107 बीमारियां जो हम खाना खा रहे हैं वो हमारे शरीर को पचना चाहिए ना। रस, रक्त, मांसपेशी, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये धातुओं का निर्माण होता है। ये धातुएं हमारे शरीर से बनती है जो हम खाना खाते हैं, फ्यूल हम जो देते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं आजकल, जो है वो हम फूडी हैं। हम जो है ना, हमें जो अच्छा लगता है हम खाते हैं, हमें जब अच्छा लगता है हम खाते हैं, हमें जहाँ अच्छा लगता है हम खाते हैं। फिर चल रहे हैं रास्ते में, नया रेस्टोरेंट खोला है, चल खा ले। ना खाने का टाइम सेट है, ना खाने का क्या खाना है वो सेट है, लेकिन खाना है बस। वो खाने के लिए जी रही है। जबकि आयुर्वेद में क्लियर और स्पष्ट बताया गया है कि खाना जो है वो आपको जीने के लिए जीने के लिए आपको खाना एक प्रकार का फ्यूल है हमारी बॉडी के लिए। 7 धातुओं का निर्माण करता है, हमारे शरीर को चलाता है। बहुत से लोग आयुर्वेद में ये भी मानते हैं कि मतलब कम खाना अन्न कम खाया जाए और रॉ चीज़ें ज़्यादा ली जाए जो प्राकृतिक है, तो एनर्जी ज़्यादा रहती है बॉडी में। तो ये भी मतलब मैटर तो करता ही होगा कि मतलब जो लोग बहुत सारा रोटी दाल चावल खाते, कहीं ना कहीं ये आलस देता है, लेजीनेस। जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है, खाने पीने का ना हमें सेट फॉर्मेट बनाना। जितना हो सके रॉ खाना खाएंगे, जितना उसे नेचुरल फॉर्म में खाएंगे, पंच महाभूतों की फॉर्म में, उतना अच्छा है। लेकिन अगर हम शहरों में रह रहे हैं और अगर हम सिर्फ पैकेज और डब्बे बंद चीज़ें भी कम कर दे खाना, और हम जो बाहर पिज्ज़ा, बर्गर, नॉनवेज, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग ये सब भी कम कर दे, तो भी काफ़ी हद तक जो है शरीर में इम्प्रूवमेंट आती है। तब भी काफ़ी हद तक आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। देखिए हवा प्रदूषित है, जल भी काफ़ी हद तक प्रदूषित है। हम जो अवॉइड कर सकते हैं वो खाना पीना अपना ठीक कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है। हमने वो कर दिया। नॉन वेज जो है हमें किसी भी तरीके से फायदा नहीं, नुकसान नहीं देगा। मांस खाने से मांस बढ़ता है, मांस धातु बढ़ेगी। तो जितना हो सके, लेकिन कुछ ऐसे जगहें होती है जहाँ पे अवेलेबल नहीं होता नॉन वेज, जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे उनकी खाना मजबूरी है। लेकिन जहाँ पे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल है, तो मुझे लगता है जितना हो सके नॉन वेज को हमें अवॉइड करें। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन कि एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में कभी नहीं करना चाहेंगे? देखो मैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए कि मतलब हर इंसान को पता रहे कि ये तो भाई नहीं करना है। देखिए कोई भी चीज़ जिसके बॉडी हमारे आदी हो रही है, जिसके हमें आदत पड़ रही है शरीर को, वो हमारे शरीर के नुकसान देती है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अब आप समझ लीजिए इसमें क्या क्या आ गया। इसके अंदर आ गया आपका शराब, आ गया नशा करना, जाते ही बीपी जो है वो बढ़ने लग जाता है, लिवर के लिए नुकसान देती है, किडनी के लिए नुकसान देती है। कई लोग एक हाथ में ग्लास लेके एक सिगरेट लेके शुरू हो जाते हैं, सिगरेट नुकसान देती है। जब आप शराब और सिगरेट साथ में ले लेते हो तो आपके सबसे ज्यादा घातक हो जाती है। निकोटीन जो है वो हमारे ब्लड तक चला जाता है जब हम दोनों चीजें मिक्स करके ले रहे होते हैं। 140 130 तक भी हमारी जो है हार्ट रेट, पल्स रेट जो है वो चली जाती है। तो ये देखने वाली बात है कि ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। जिस भी चीज का हमें नशा हो रहा है, नॉन वेज का सेवन नहीं करना है, और साथ साथ जो है हमें जंक फूड का प्रयोग जो है वो अवॉइड करना है। जितना भी जंक है, मैदा है, ये हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है। चिपकने के कारण क्या होता है, वो हमारे शरीर से निकलता नहीं है। कुछ हमने अन्न खाया, कुछ निकल जाता है, कुछ डाइजेस्ट हो जाता है, कुछ चिपक जाता है। तो चिपक जाता है आधा, और जब वो चिपक जाता है तो और खाने को भी डाइजेस्ट नहीं होने देता। तो हमें मैदा जो है वो अवॉइड कम से कम खाना है या बिल्कुल नहीं खाना है। एक और चीज जो सभी व्यूअर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है वो है भोजन अंते विषम वारी, यानी कि भोजन के अंत में विष समान है वारी, यानी पानी। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी लिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, खाना खाया, पानी पिया, आदत पड़ गई है उनको। बिल्कुल। जिस प्रकार हमारे शरीर में अग्नि होती है, जठर अग्नि, जिस प्रकार खाने को बनाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है, खाने को पचाने के लिए अग्नि का प्रयोग होता है, जिसे जठर अग्नि कहते हैं। जठर अग्नि जो होती है वो हमारे शरीर में खाने को पचाती है। तो जब हम पानी पीते हैं तो वो जठर अग्नि मंद हो जाती है। मंद होने के कारण अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड रहने के कारण वो बीमारियों का कारण बनता है। एक और चीज जो सभी व्यूअर्स को उठ के सबसे पहले सुबह करनी चाहिए,
वो है भगवान का शुक्रिया करना, शुक्राना कर। जो लोग ये करते हैं वो कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, डिमेंशिया का शिकार नहीं होंगे, पार्किंसन का शिकार नहीं, क्योंकि आपका फोकस किस पे है कि आपकी जिंदगी में आज क्या है उस पे है। अगर आप ये कर, आपके जिंदगी से क्या चला गया उस पे आपका फोकस नहीं। सही है। तो भगवान का, अपने इष्ट देवता का शुक्राना जो है वो सुबह उठ के जरूर हमें करना चाहिए। ओके। दूसरी चीज, सुबह उठने के बाद हमें क्या करनी चाहिए? बहुत से लोग उठते हैं हड़बड़ी में उठ जाते हैं, जल्दी जल्दी उठाना शुरू कर देते हैं। तो वो हड़बड़ी और जल्दी उठना जो है वो शरीर को नुकसान देता है। उठे तो राइट करवट लेके उठे। राइट करवट क्यों लेनी है? क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे ब्लड का फ्लो जो होता है वो एक तरीके से विश्राम होता है, हार्ट रेट जो है वो कम होती है, ब्लड भी रेस्टिंग स्टेज में होता है। जब हम लेफ्ट उठते हैं तो हार्ट पे जोर पड़ता है, राइट उठते हैं तो वो सूर्य नाड़ी पे आता है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा स्ट्रांग होने लगे। तो राइट करवट लेके उठे। एक हमारी सूर्य नाड़ी है, एक हमारी चंद्र नाड़ी है। आपके व्यूअर्स में भी बहुत से लोगों को पता होगा। तो सुबह हमारी एक ही नाड़ी चल रही हो। अब आप उठ गए हो, पैर नीचे कौन सा रखना है? जोन सी नाड़ी चल रही है, आप वो पैर नीचे रखिए। पहले मान लीजिए राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा सांस आ रही है, लेफ्ट से कम आ रही है, तो राइट पैर नीचे रखिए। ग्राउंडिंग एनर्जी जो है वो आ जाती है, बॉडी जो है वो एकदम से एनर्जाइज हो जाती है अगर आप ऐसा करते हैं। 10 मिनट का मेडिटेशन अगर कर लिया तो बहुत, जिस प्रकार मेडिटेशन को अगर हम सिंपल शब्दों में बताएं तो ये वैसे ही है जैसे आप लकड़ी को काटने से पहले कुल्हाड़ी को शार्प करते, एक्स को शार्प। ओके। पूरे दिन आपका जो है बढ़िया जाएगा, मेंटली स्ट्रांग जाएगा अगर आपने 10 मिनट का मेडिटेशन कर लिया। और 5 मिनट का प्राणायाम कर, वो प्राणायाम से 5 वायु तो बैलेंस हो ही गई, साथ साथ 72,000 नाड़ियों में भी आपकी चेतना आ जाती। जो एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाके वो मसल्स के लिए अच्छा, जब हम प्राणायाम करते हैं वो हमारे ऑर्गन्स के लिए अच्छा है, हमारे पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला एक बार फिर आपको। और मुझे लगता है कि आज का ये पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नमस्कार। थैंक यू।